हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो एक लाइक अवश्य करें। लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीखा है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। मेरी मम्मी को बहुत सारी बीमारी में घेर रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी। जिस कॉलेज में मेरी बड़ी बहन पढ़ती थी उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ती थी। मेरी बहन 12th क्लास में पढ़ती थी और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। मेरे मम्मी पापा हम दोनों बहनों को बहुत प्यार किया करते थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे मम्मी पापा हम दोनों बहनों को ही अपना बेटा मानती थी और बेटी भी। थोड़े ही दिनों बाद अचानक मेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे पापा एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे पापा ही घर का खर्चा चलाया करते थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था कि वह घर का खर्च चलता है। इसलिए मेरी बहन ने फैसला किया कि अब मैं कोई जॉब करूंगी। पापा के एक्सपायर हो जाने के बाद घर में बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी, तो मेरी मम्मी बेड पर ही पड़ी रहती थी। पापा के एक्सपायर हो जाने के बाद मम्मी की हालत और भी खराब होती जा रही थी। पहले मम्मी की दवाएं पापा लाया करते थे, लेकिन पापा के एक्सपायर हो जाने के बाद मम्मी की दवाएं लाने के लिए रुपए नहीं थे घर पर। इसलिए मेरी बड़ी बहन ने जॉब करने की ठान ली। हम लोग दिल्ली में रहते थे, इसलिए मेरी बहन की जब पास के ही कंपनी में लग गई थी। मेरी बहन रोज इस कंपनी में जॉब करने जाया करती थी। मेरे पापा के एक्सपायर हो जाने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ तो हर टाइम उन्हें सोच सोच कर रोया करती थी, लेकिन मेरी बहन और मैं मम्मी को चुप करा लेते थे। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए हमारा घर आलीशान बहुत बड़ा बना हुआ था। मेरे घर पर 10 लोग आराम से रह सकते थे, इतना बड़ा घर बना हुआ था। लेकिन घर पर 3 ही लोग रहते थे। मेरी बहन जी कंपनी में काम किया करती थी। उसे कंपनी में मेरी बहन को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, इसलिए घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा था। घर का खर्च अच्छे से न चलाने के कारण मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैं भी महीने के 5,000 रुपये कमा लेती थी। मेरी बहन को कंपनी में 10,000 रुपये मिलते थे। मेरी बहन और मेरे रुपए मिलाकर लगभग 15,000 रुपये हो जाते थे, जिस घर का खर्च अच्छे से चल जाया करता था। मेरी मम्मी की दवाएं मेरे ही रुपए से आया करती थी। मेरी मम्मी पापा को बहुत याद कर कर रोया करती थी। मेरी और मेरी बहन का सहारा सिर्फ और सिर्फ अब मम्मी ही थी, लेकिन वह भी रो रो कर अपनी तबीयत और भी खराब करते जा रही थी। मेरी बहन की पढ़ाई बहुत दिनों पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रही थी। थोड़े ही दिनों बाद मेरा भी 12th कंप्लीट हो जाता है और मैं बीएससी में फॉर्म डाल देता हूँ। अब मैं घर पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पढ़ाया करती थी। मेरी बहन जी कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में मेरी बहन एक लड़के से प्यार करने लगती है। ये बात उसने जब मम्मी को बताई, तब मम्मी ने मेरी बहन कनक को बहुत डांटा, लेकिन मेरी बहन का कहना यह था कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी। मेरी मम्मी कनक से कहती हैं, अभी मैं उसे लड़के को ना देखा है और ना उसे लड़के के बारे में जानती हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी उसे लड़के के साथ कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ ऐसे वैसे लड़कों को नहीं दे सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी का कहना था मैं जिस भी शादी करूंगी सोच समझकर ही करूंगी तुम लोगों की। लेकिन मेरी बहन मम्मी से कहती है वह लड़का बहुत समझदार है, मेरे लिए वह लड़का बहुत लॉयल है। मेरी बहन मम्मी से कह रही थी मैं तुम्हें उस लड़के से मिलाना चाहती हूँ। तो मम्मी कहने लगी ठीक है, मुझे उसे लड़के से पहले मिलाओ, फिर बाद में मैं सोचकर बताऊंगी कि तुम्हारी शादी उसके साथ करनी चाहिए या नहीं। अगले ही दिन मेरी बहन उसे लड़के को घर पर बुला लेती है। वह लड़का घर पर आया हुआ था। उसने पहले तो मेरी मम्मी के पैर छुए और नमस्ते वगैरह किया। लड़का दिखने में काफ़ी ठीक ठाक था। लड़के का नाम संजय था। मम्मी ने संजय के बारे में पूछा तो संजय ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया। मैं भी पास में ही बैठी हुई थी, यह सब सारी बातें सुन रही थी। मम्मी संजय से कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, तो संजय कहने लगा मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं। मैं ज़्यादा रिच फैमिली से तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं बहुत खुश रखूँगा। संजय की आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। यह आंसू मेरी बहन के लिए थे। संजय मेरी मम्मी से कह रहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, बस आप मुझसे उसकी शादी कर दो। मेरी मम्मी ने संजय की आंखों में आंसू देख लिए थे।
तो मेरी मम्मी संजय से कहने लगते हैं तुम रो मत, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारा ही साथ करूंगी, यह मेरा वादा है। ये बात संजय सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये बात सुनकर मेरी बहन भी बहुत खुश थी और संजय के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। संजय थोड़ी ही देर रुककर अपने घर चला जाता है। संजय किराए के घर पर रहा करता था और उसकी फुल फैमिली गांव में रहती थी। मेरी दीदी इस खुशी में अपनी मां को जोर से हग कर लेती है, क्योंकि मम्मी भी राजी हो गई थी संजय से शादी करने के लिए। लेकिन अचानक की मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद संजय भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मेरी दीदी ने संजय को सारी बात बताती थी कि मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, तुम फौरन अस्पताल पहुंचो। संजय ने डॉक्टर से पूछा अब तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर बताता है कि आप लोग बस भगवान से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब पेशेंट बच पाएगा। ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और मैं रोने लगती हूँ। मेरी बहन भी बहुत तेज तेज रोने लगती है और मैं भी बहुत तेज तेज रहने लेती हूँ। लेकिन संजय हम लोगों को संभाल रहा था। संजय कह रहा था कि तुम लोग रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि शायद मेरी मम्मी अब बच नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। यह बात डॉक्टर भी बोल रहा था। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मम्मी के रूम से बाहर निकलता है और डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम लोग तुम्हारी मम्मी को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हो गई है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे आपको समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। मैं और मेरी बहन रो ही जा रहे थे। मेरी बहन और मेरा सिर्फ और सिर्फ माँ ही थी। भगवान ने उन्हें भी हमसे जुदा कर दिया। संजय हम लोगों को संभाल रहा था। मेरे पापा थोड़े ही दिनों पहले एक्सपायर हुए थे और जब तक मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो जाती है, हम लोगों की हालत बहुत खराब थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जीना ही गलत है, मैं भी मर जाना चाहती थी। मैं तेज तेज चिल्लाने लगती हूँ, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। ये बात संजय सुनकर मुझे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है। मैं संजय से कहने लगी मैं क्या करूंगी, मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, अभी मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी। तो संजय इस बात पर चुप हो जाता है। मेरे घर की स्टेटस बहुत खराब हो गई थी। मेरी मम्मी के एक्सपायर हुए लगभग 10 दिन बीत गए थे, लेकिन अब भी हम लोग मम्मी के जाने का दुख मना रहे थे। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। मुझे मम्मी की याद तो बहुत आती थी, लेकिन पहले जितना याद आती थी उससे अब थोड़ा कम ही आती थी, क्योंकि मम्मी को एक्सपायर हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने बाद मैं अपनी बहन से कहती है अब तुम्हें संजय से शादी कर लेनी चाहिए। ये बात मेरी बहन सुनती है तो वह मुझसे कहने लगती है फिर तुम अकेले घर पर कैसे रह पाओगी। मैंने अपनी बहन से कहा मैं रह लूंगी, तुम मेरे लिए क्या शादी नहीं करोगी, तुमको शादी कर लेनी चाहिए अब। तो मेरी बहन कहने लगी ठीक है मैं शादी अब कर लूंगी। मेरी बहन संजय से कहती है अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। संजय भी कहने लगता है हाँ अब बहुत दिन हो गए हैं, अब हम लोगों को शादी करनी चाहिए। संजय अपनी फुल फैमिली को शहर बुला लेता है। उसकी फुल फैमिली यहाँ आई हुई थी। उनके घर वालों ने शादी की डेट निकलवाए और मेरी दीदी की शादी संजय से कर दी गई। मेरी मम्मी का यही मन था कि मेरी बेटी की शादी संजय से हो और मेरी बहन की शादी संजय से ही हो गई। मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मेरी बहन का ससुराल गांव में था, लेकिन संजय ने मेरी बहन को गांव जाने से मना कर दिया। संजय जीजू कहने लगे तुम गांव ना जाओ, तुम हमारे साथ यहीं रहो, क्योंकि तुम गांव के तौर तरीके नहीं जानते हो, तुम गांव में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगी, हम लोग यहीं रहकर अपने जीवन व्यतीत करेंगे। इस पर मेरी दीदी भी खुश थी, क्योंकि उन्हें अपने पति के साथ रहना था। संजय की फुल फैमिली फिर से गांव चली जाती है। संजय और मेरी बहन किराए के घर पर रहा करते थे और मैं अपने घर पर रहा करती थी अकेले। मैं अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ती थी, इससे मेरा मन लगा रहता था। लेकिन घर पर मैं अब अकेली थी, मुझे डर भी लगता था रात को, क्योंकि मैं पहले अकेले कभी नहीं सोई थी घर पर, लेकिन अब मुझे घर पर अकेले ही सोना पड़ रहा था। मैंने दीदी के पास फ़ोन लगाया और अपनी बहन से कहा मुझे रात में बहुत डर लगता है। मेरी बहन मुझसे कहने लगी तुम परेशान ना हो, धीरे धीरे तुम अकेले रहना सीख जाओगी। मैंने दीदी से कहा हाँ मैं अकेली रहना सीख तो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, क्योंकि यह घर बहुत बड़ा है, इस घर में तुम और जीजू और मैं तीनों लोग आराम से रह सकते हैं।
अगर तुम लोग इस घर में रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और तुम किराए पर रहती हो, इससे तुम्हारे रुपए भी बचेंगे। तुम लोग यहाँ आकर रहो। मेरी बहन मुझसे कहने लगी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने पति से बात करके देखती हूँ। मैंने अपनी दीदी से कहा कि अगर जीजू रहने के लिए ना माने तो उन्हें प्लीज़ मना लेना। तो मेरी दीदी कहने लगी, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें मनाने की, अगर मान गए तो हम लोग आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने कहा ठीक, मैं कल बात करूँगी, तुम जीजू से बात करके देख लेना। तो मेरी दीदी कहने लगी, ठीक है तुम खाना बनाओ जाकर, टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैंने कहा ठीक है और मैं फ़ोन कट कर दिया। मैं अब अकेले ही घर पर रहती थी तो पूरा काम अकेले ही करती थी। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर खाने को खाया और थोड़ी देर बाद में बिस्तर लगा के लेट गई। मैं अब अकेले ही घर पर सोया करती थी, लेकिन मुझे दिन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी जितना कि रात में दिक्कत होती थी, क्योंकि रात में मुझे मम्मी पापा की याद भी आया करती थी और मुझे डर भी लगा करता था। मैंने अपनी दीदी से बोल दिया था कि जीजू को मना ले यहाँ पर रहने के लिए। मैं यही सब सोच सोचकर थोड़ी देर में सो जाती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो दीदी का फ़ोन आता है। तुम्हारे जीजू पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन को अकेले रहने में बहुत डर लगता है, इसलिए वह कह रही थी कि तुम लोग भी मेरे साथ रहो जाकर, इससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम लोग किराए के घर पर रहते हो। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो इससे तुम्हारा किराए का रुपया भी बचेगा। अगले ही दिन मेरी दीदी और मेरे जीजू घर आ जाते हैं। दीदी और जीजू के घर आ जाने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि पहले मैं अकेले रहती थी, अब दीदी और जीजू भी घर आ गए थे, तो मैं अकेले में ही रह रही थी। मेरे पास दीदी और जीजू का साथ हो गया था। जीजू मुझे बहुत प्यार से बातें किया करते थे, मैं भी जीजू से बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। दीदी और जीजू के शादी के लगभग 1 साल बीत गए थे। मैंने दीदी से कहा, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी के, अब तुम लोगों को अपना घर बसा लेना चाहिए, तुम लोगों को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अब तुम लोगों को बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। तो मेरी दीदी मुझे कहने लगी, हाँ तुम बात तो सही कर रही हो, अब हम लोगों को बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। यह बात दीदी जीजू को भी बताती हैं कि हम लोगों की शादी को बहुत दिन हो गए हैं, अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो जीजू भी कहने लगे, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। मेरी दीदी और जीजू बच्चे पैदा करने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन मेरी दीदी और जीजू को ये खुशी नसीब नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए और हमारी दीदी की शादी के लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोख में कोई बच्चा होने की खुशी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी दीदी से कहा, मुझे तो कुछ दिक्कत लगती है, तुम लोगों को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की शादी के 2 साल हो गए हैं, अब तक तो ये खुशी तुम लोगों को नसीब हो जानी चाहिए थी। मेरी दीदी मुझे कहने लगी, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे 2 साल बीत गए हैं और मुझे ये खुशी नहीं मिल पा रही है। अब हम लोगों को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जीजू दीदी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है जिसे शाम और सुबह खाना था, लगभग 15 दिन। दीदी उन दवाइयों को 15 दिन रेगुलर खाती है, लेकिन उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी दीदी को उन दवाइयों से कुछ फ़ायदा नहीं मिला था। दीदी को अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि उन्हें ये खुशी मिल भी पाएगी या नहीं। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर पर आई हुई थी। वह पड़ोस वाली आंटी मुझे ट्यूशन के रुपए देने के लिए आई थी, क्योंकि उनका भी बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था। वह मुझे ट्यूशन की फीस देने आई हुई थी। थोड़ी देर पड़ोस वाली आंटी मेरे घर पर बैठती है और बहुत सारी बातें होने लगती है। बातें होते होते पता नहीं कब यह बातें होने लगती है कि तुम्हारी बहन को काफ़ी दिन हो गए हैं शादी के, अभी तक तुम्हारे घर में चिलकारियाँ नहीं गूंज रही। तो मेरी दीदी पड़ोस वाली आंटी से कहने लगी, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी है, मैं रेगुलर खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पड़ोस वाली आंटी कहने लगी, तुम्हें बाबा के पास जाना चाहिए। तो मेरी दीदी पड़ोस वाली आंटी से पूछने लगी, यह बाबा क्या करते हैं? तो पड़ोस वाली आंटी मेरी दीदी से कहने लगी, वह बाबा कुछ दवाइयाँ देता है, उससे जल्द ही खुशी मिल जाती है। क्योंकि मेरी जेठानी भी उसी बाबा से दवाइयाँ लाई थी। मेरी जेठानी को 4 महीने हो गए हैं बाबा से दवा लाए हुए। मेरी जेठानी को भी बच्चे न पैदा होने की दिक्कत थी, लेकिन जब से मेरी जेठानी बाबा के पास गई है तब से मेरी जेठानी को फ़ायदा है। मेरी जेठानी का पेट भी काफ़ी बाहर आ गया है।
मेरी जेठानी 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत हो गई है। मेरी जेठानी को अब 5 महीने ही बच्चे हैं, 5 महीने बाद उसे एक बच्चे की खुशी मिलेगी। मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि बाबा क्या दवा देते हैं, क्या नहीं, कैसे क्या करते हैं। तो मेरी जेठानी ने मुझसे बताया कि बाबा 10,000 रुपये लेते हैं और कुछ वाइट कलर का पाउडर देते हैं, दूध के साथ पीना होता है रात के टाइम। मेरी दीदी की शादी के बहुत दिन हो गए थे, अब दीदी को बहुत घबराहट होती थी कि उन्हें ये खुशी कब मिलेगी। इसलिए मेरी दीदी आंटी से पूछने लगते हैं कि बाबा कहाँ मिलेंगे, मैं भी उनसे दवाएं लाऊंगी। तो आंटी ने उन बाबा का एड्रेस मेरी दीदी को दे दिया। मेरी दीदी ने शाम को जीजू से सारी बातें शेयर की। मेरी जीजू कह रहे थे हम लोग कल ही उन बाबा के पास चलेंगे, क्योंकि जीजू को भी अब बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। इतने दिन बीत जाने के बाद हर किसी को बेइज्जती महसूस होने लगती है, इसलिए मेरे जीजू को भी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। उन्हें भी बहुत जल्दी थी कि अब मुझे पापा बनने की खुशी मिलनी चाहिए। मेरी दीदी और जीजू प्लानिंग बना लेते हैं कि हम लोग कल बाबा के पास चलेंगे। अगले दिन मेरे जीजू अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लाते हैं, क्योंकि वह बाबा 10,000 रुपये लेता था दवाएं के। जीजू जब बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल कर घर आते हैं, उसके बाद जीजू और दीदी पड़ोस वाली आंटी के बताएं एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। मैं घर पर ही थी, दीदी और जीजू बाबा के पास गए हुए थे दवाएं लेने के लिए। थोड़ी देर बाद दीदी और जीजू वापस घर लौट आते हैं। मैंने दीदी से पूछा क्या हुआ दीदी, तो दीदी कहने लगी मैं दवा ले आई हूँ। मैंने दीदी से कहा तब तो अच्छी बात है। दीदी रोज रात में वह सफ़ेद कलर का पाउडर दूध में मिलाकर पिया करती थी। उसे दवाई को पीने के बाद मेरी दीदी 1 हफ्ते में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खुशी दीदी ने जीजू को दी। जीजू अब बहुत खुश थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे पाउडर में ऐसा क्या है कि मेरी दीदी ने उसे दूध के साथ दिया और वह प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे यार आज जानना था कि उसे पाउडर में है तो है क्या। कोई लड़की इस पाउडर को दूध में मिलाकर पी लेती है तो सच में वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इसमें कोई सच्चाई है। लेकिन हैरत की बात तो तब थी जब दीदी को 1 महीना बीत जाता है। दीदी उसे दवाई को लगातार पीती रहती हैं। 1 महीने तक, 1 महीने बीत जाने के बाद दीदी का पेट एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह बाहर निकलने लगता है। मैं ये देखकर शॉक्ड हो जाती हूँ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दीदी को 2 साल से भी ज़्यादा हो गए थे तब तो उन्हें ये खुशी नहीं मिली, और उस पाउडर को पी लेने के बाद इन्हें इतनी जल्दी खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यार आज जानना चाहती थी कि इस पाउडर में ऐसी क्या खास बात है जो इतनी जल्दी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है। मुझे नाराज जानना था, इसलिए मैं रोज रात में दीदी के रूम में जाती थी और उसे दवाई को दूध में मिलाकर पी लिया करती थी। लेकिन मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि बिना शादी के कुछ हो सकता है। मैं मजे ही मजे में उस दवाई को पी रही थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा पेट एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो गया था। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिरकार मेरे साथ कैसे हो सकता है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। दिन पर दिन मेरा पेट फूलता जा रहा था एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह। मुझे अब डर लगने लगा था कि यह सच्चाई किसी को पता ना चल जाए, कोई मुझे इस हालत में देख ना ले। इसलिए मैं अपने रूम में ही चुप के बैठी रहती थी। मैं बच्चों को भी मना कर दिया था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मैं बच्चों को अब ट्यूशन नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि मेरी यह कंडीशन हो गई थी। अगर मैं बच्चों को पढ़ता तो मेरा राज सबके सामने आ जाता और सब लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते। क्योंकि मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। अगर मुझे कोई इस हालत में देख लेता तो दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ना बंद कर दिया था। मैं अपने रूम में ही बैठी रहती थी दरवाज़ा बंद करके। ये सच्चाई मैंने अपनी दीदी को भी नहीं बताया था। कब तक मैं छुपकर बैठी रहती, कब तक मैं छुप छुप कर काम करती रहती हूँ। एक दिन तो पता चल ही जाना था। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक दिन मेरे जीजू दीदी से कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी बहन रूम से बाहर क्यों नहीं निकलती है, उसे कोई दिक्कत है क्या। तो मेरी दीदी कहने लगी पता नहीं अब वह रूम में ही क्यों रहती है, ना ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ता है और ना ही जल्दी रूम से बाहर निकलती है। मेरी दीदी जीजू से कहने लगी रुको, मैं अभी छोटी से पूछकर आता हूँ उसे क्या दिक्कत हो गई है।
क्या उसकी तबीयत खराब है इसलिए बाहर नहीं निकलती है? तो मेरे जीजू कहने लगे हाँ तुम पूछ लो उससे, शायद उसकी तबीयत ठीक खराब रहती होगी। मेरी दीदी मेरे रूम में आई, मैं बिस्तर में लेटी हुई थी। मेरी दीदी मुझे कहने लगी क्या हुआ छोटी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो मैंने दीदी से कहा हाँ मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो मेरी दीदी कहने लगी चलो उठो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ और तुम अपने लिए दवाई लेकर आओ। मैंने दीदी से कहा मैं बाद में दवाई ले आऊंगी, तुम परेशान ना हो। तो मेरी दीदी कहने लगी परेशान क्यों ना हो, परेशान होने वाली बात ही है, तुम इतने दिनों से बच्चों को भी ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हो और ना ही अपने रूम से निकल रही हो। जल्दी से उठो और अपने लिए डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आओ। मैंने दीदी को बहुत मन किया कि मैं बाद में दवाई ले आऊंगी, लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी मेरी दीदी नहीं मानती है और मेरे शरीर पर से कंबल हटा देती है। उन्होंने मुझे देखा तो मेरी दीदी हैरत से पूछने लगी यह सब क्या है छोटी, तूने ये सब क्या कर डाला? अब हम लोग किस कैसे इस दुनिया को मुंह दिखाएंगे? अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद था तो मुझसे कहती, मैं तुम्हारी शादी उससे कर देती। लेकिन तुम्हें ये करने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे जीजू को जब पता चलेगा तब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कभी सोचा भी है? मैंने दीदी से कहा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं किसी लड़के के साथ कुछ गलत काम नहीं किए हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी दीदी मुझे कहने लगी अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगी? मेरे आंखों के सामने सर सच है, ये तुम झूठ ला नहीं सकती हो। मैंने दीदी से कहा ये सब जो तुम अपनी आंखों से देख रही हो वह सब एक झूठ ही है। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं किया है, तुम मुझ पर विश्वास करो। तो मेरी दीदी मुझे पूछने लगी तो फिर यह सब क्या है? मैंने दीदी से सारा सच बता दिया कि मैं चुपके से तुम्हारी वह दवाएं रात में दूध के साथ खा लिया करती थी, उसे खा लेने के बाद ये सब हुआ है। मेरी दीदी मुझे कहने लगी लेकिन तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है तो ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने दीदी से कहा वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है तो ये सब कैसे मुमकिन है। मेरी दीदी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी, उनका साफ साफ यही कहना था कि तुमने किसी के साथ कुछ गलत काम किए हैं। मैंने दीदी से कहा मैंने कुछ गलत काम नहीं किए हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वह दवाएं ही खाई है, उसके बाद ही ये सब मेरे साथ हुआ है। दीदी मुझे कहने लगी अगर तुम इतना ही सच बोल रही हो तो तुम्हारा चेकअप होगा, जब पता चलेगा तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। मैंने कहा हाँ मेरा चेकअप करवाओ तभी पता चलेगा सच। अगली शाम को मेरी दीदी जीजू को सब बताती है। जीजू को सब पता चल गया था। जीजू मुझे कहते हैं इसमें चेकअप क्या करवाओगी, तुम प्रेग्नेंट हो तो हो, अब तुम उसे लड़के का नाम बता दो तो हम लोग उसके साथ तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दें, इससे हम लोगों की इज्जत बच जाएगी। मैंने जीजू से कहा मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो जीजू मुझसे कहने लगे इसमें विश्वास करने वाली कौन सी बात है, तुम प्रेग्नेंट हो ये हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। मैंने जीजू से कहा जो दवाएं दीदी खा रहे हैं वही मैंने खाई थी, उसी से ये सब हुआ है। जीजू मुझसे कहने लगे फिर तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा किसका है। जीजू मुझसे कहने लगे शाम को मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा और तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। शाम होती है और मेरे जीजू मुझे देखकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज थे इसलिए मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ा वहीं पर। थोड़ी देर बाद जब मेरा नंबर आता है चेकअप होने को, डॉक्टर मेरा नाम बुलाते हैं, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर मेरा चेकअप करते हैं। चेकअप हो जाने के बाद वह रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। डॉक्टर मेरे जीजू से कह रहे थे कि यह महिला प्रेग्नेंट नहीं है। जीजू डॉक्टर से कहने लगे तो ये सब क्या है? फिर डॉक्टर कहने लगे कोई दवा खाई है इन्होंने, उसी से यह पेट में सूजन आ गई है। सारी सच्चाई अब सबके सामने थी। जीजू कहने लगे फिर तो तुम्हारी दीदी भी शायद प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने कहा उनका भी चेकअप करवा लो। तुरंत जीजू दीदी को देखकर डॉक्टर से उनका भी चेकअप करवाते हैं। दीदी का जब चेकअप करवाया गया तो वह भी प्रेग्नेंट नहीं थी, उनके भी पेट में सूजन थी। सारा सच सबके सामने था, वह जो दवा थी वह पेट सूजन की थी। आप सबको समझ आ गया था कि वह बाबा सबको लूट रहा है, दवाई के नाम पर सूजन की दवाई दे रहा था सबको। वह ढोंगी बाबा उसे दवाई के 10,000 रुपये लेता था। बहुत लोगों को वह चुटिया बना चुका होगा।
मेरे जीजू और पड़ोस वाली आंटी की जेठानी के पति दोनों लोग पुलिस को लेकर उसे ढोंगी बाबा की बैठक पर पहुंच जाते हैं। सारा सच सच लोगों के सामने था, पुलिस वालों को रिपोर्ट भी दिखाई जाती है। पुलिस वालों के सामने सच था, पुलिस वालों ने उसे ढोंगी बाबा को पकड़ते जेल में डाल दिया और उसे ढोंगी बाबा को उम्र कैद की सजा हुई। मेरे जीजू ने उसे ढोंगी बाबा को पकड़वा दिया था, अब वह जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे जीजू तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं और उसे डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी पत्नी को लगभग 3 साल हो गए हैं और इसे बच्चे नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ राय दें। तो वह डॉक्टर कहाँ लगा, मैं तुमको दवाई लिख कर देता हूँ, वह दवाई खाना, उस दवाई से जल्दी फ़ायदा होगा। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिख दी। जीजू ने मेडिकल से दवाई खरीद के अपनी बीवी को दे दी। मेरी दीदी रोज वही दवाइयाँ खाया करती थी। थोड़ी ही दिनों में मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो जाती है। 9 महीने बाद मेरी दीदी को एक लड़का पैदा होता है। अब मेरे घर में चलकर यह गूंज रही थी। यही बात मैंने पड़ोस वाली आंटी के जेठानी को भी बताई, वो भी वही दवाइयाँ खाने लगती है। उन्हें भी उससे दवाई से फ़ायदा हो जाता है जो डॉक्टर ने लिखी थी। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें भी एक बच्चा पैदा होता है। अब उनके भी घर में सब लोग बहुत खुश थे और मेरे घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगर आप लोग भी इन दोनों में विश्वास रखते हैं तो आज से विश्वास करना छोड़ दें, क्योंकि इन लोगों से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लूटा जाएगा और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जो ऐसे ढोंग में फंसे हुए हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।